इस वजह से वोटर्स को ये शिकायत होती है कि पॉलिटिशियंस सिर्फ वोट मांगने के टाइम ही उनके पास आते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से माइग्रेंट वर्कर्स जहां भी हैं वहां से वोट कर पाएंगे। हर 10 सालों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है ताकि रिजर्वेशन सिस्टम कंटिन्यू रहे। ये सिविल लॉ सिर्फ हिंदूज पर एप्लीकेबल था, मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स की साइड हो गए। इसमें और कैश फॉर वोट में क्या डिफरेंस है? अगर गाड़ियों पर 10% का टैक्स लगे और दवाइयों पर भी 10% का टैक्स लगे तो इससे गरीबों का फायदा होगा या अमीरों का? किसान इतना इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे थे क्योंकि उन्हें श्योरिटी नहीं थी कि लोग उनका अनाज खरीदेंगे या फिर सरकार का सब्सिडाइज अनाज। जैसी स्कीम्स को खत्म करना ज्यादा मुश्किल है और उन्हें चलाना आसान। अगले 5 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने कई स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने का वादा किया है। इससे हम सबकी लाइफ इम्पैक्ट होगी। एग्जाम्पल, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, एमएसपी लीगलाइज करना। आज हम इन सब कोर इश्यूज को समझेंगे, फिर बीजेपी और कांग्रेस मैनिफेस्टो को कंपेयर करेंगे। फिर आप डिसाइड करना कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ये वीडियो मैनिफेस्टो कंपैरिजन सीरीज का 3rd पार्ट है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, पर वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे लिए क्या चेंज होगा? अभी हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होता है। 2024 में इंडियन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन है, आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन है, अरुणाचल प्रदेश के इलेक्शंस है। 2025 में झारखंड, दिल्ली और बिहार में इलेक्शंस है। बेसिकली देश में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं। इससे 3 मेजर इश्यूज होते हैं। पहला, हर साल पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेनिंग करनी होती है। जहां भी इलेक्शंस होते हैं वहां सारे मेजर लीडर्स कैंपेनिंग करने जाते हैं। लीडर्स कैंपेनिंग में इतने बिजी रहते हैं कि नेक्स्ट वो आपको अगले इलेक्शन टाइम में ही मिलते हैं। इस वजह से वोटर्स को ये शिकायत होती है कि पॉलिटिशियंस सिर्फ वोट मांगने के टाइम ही उनके पास आते हैं। जो टाइम लीडर्स अपना डेवलपमेंट काम करने में लगा सकते थे वो टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग में लग जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, इलेक्शंस में बहुत सारा खर्चा होता है। जितने इलेक्शन होंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। कर्नाटका का एग्जाम्पल लेते हैं। 2023 स्टेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का 511 करोड़ का खर्चा हुआ। 2023 इलेक्शन कैंपेनिंग में बीजेपी ने 196 करोड़ का खर्चा किया और कांग्रेस ने 137 करोड़। अगले साल 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुए। इसमें इलेक्शन कमीशन का सिर्फ कर्नाटका स्टेट में 520 करोड़ का खर्चा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के कैंपेनिंग का खर्चा तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, पर हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम स्टेट इलेक्शन जितना तो होगा। अगर ये एक ही बार हो जाता तो एक्सपेंडिचर आधा होता, अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 करोड़ बचते। ये सिर्फ एक स्टेट का एग्जाम्पल है, ऐसे 28 स्टेट्स का खर्चा होता है। तीसरा, देश की 30% पॉपुलेशन माइग्रेंट पॉपुलेशन है। अगर वो वोट करने के लिए अपने स्टेट वापस जाए तो आने जाने में खर्चा होगा, 4 से 5 दिन की सैलरी छूट जाएगी और जब वो वापस आए तो कोई गारंटी नहीं है कि उनकी नौकरी किसी और को ना दे दी गई हो, इसलिए ये वोट छूट जाते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो पॉलिटिशियंस को 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। इलेक्शंस का खर्चा कम होगा और टेक्नोलॉजी की मदद से माइग्रेंट वर्कर्स जहां भी हैं वहां से वोट कर पाएंगे। पर वन नेशन वन इलेक्शन में 2 मेजर प्रॉब्लम भी है। पहला, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा और दूसरा, कुछ स्टेट असेंबलीज को उनके टाइम खत्म होने से पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत कॉमन है। हर 10 सालों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है ताकि रिजर्वेशन सिस्टम कंटिन्यू रहे और स्टेट्स को टाइम से पहले डिसॉल्व करना वन टाइम इवेंट होगा। जब सरकार जीएसटी लाई थी तब भी स्टेट असेंबलीज को वन टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ा था, पर उसके बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ। हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन 1950 से 1967 के बीच देखा गया था। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन को एज अ रूल इम्प्लीमेंट करने की बात की है, कांग्रेस ने इसे अपोज किया है। मेनली 2 टाइप के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज क्राइम से डील करते हैं जैसे मर्डर, किडनैपिंग। सिविल लॉज प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर से डील करता है। ओरिजिनली सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज रिलीजियस टेक्स्ट से डिराइव थे, पर 1860s में ब्रिटिशर्स ने कॉमन क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट किया। इसे हम आज के टाइम पे इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते हैं, पर ब्रिटिशर्स ने कॉमन सिविल लॉ नहीं बनाया। क्यों? जब कॉमन क्रिमिनल लॉ नहीं था तब अगर ब्रिटिशर का मर्डर हो जाता तो कल्प्रिट को पनिशमेंट उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग होती।
ये कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए अंग्रेजों ने सबके लिए सेम क्रिमिनल लॉ बनाया। पर सिविल मैटर्स जैसे डिवोर्स का प्रोसीजर क्या होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, इससे ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने कॉमन सिविल लॉ नहीं बनाया। इनफैक्ट अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग सिविल लॉ रखकर उन्हें अपना डिवाइड एंड रूल गेम खेलने का स्पेस मिल गया था। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट लाए। ये सिविल लॉ सिर्फ हिंदूज पर एप्लीकेबल था। मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स की साइड हो गए, ये सोच के कि कहीं मुस्लिम्स में भी चाइल्ड मैरिज बंद ना हो जाए। इसलिए जब हिंदूज ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस की बात करते तो मुस्लिम्स बोलते कि नहीं, हमें तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहना है। इस तरह ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लिखा गया। 1950s में भारत ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आगे की सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए कहा। बीजेपी अपने हर मैनिफेस्टो में यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की बात करती है, पर अभी तक ये नहीं हो पाया है। कांग्रेस कहती है कि पर्सनल लॉज माइनॉरिटीज की परमिशन के बाद ही चेंज किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। पर जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के फेवर में नहीं आ जाता, तब तक कांग्रेस यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। 2023 में बीजेपी लखपति दीदी स्कीम लाई। इसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ड्रोन्स यूज करके फर्टिलाइजर स्प्रे करना, रिक्शा चलाना, एनिमल हस्बेंड्री करना। सरकार ये सारी स्किल ट्रेनिंग देने के साथ साथ बिजनेस शुरू करने के लिए लोन भी देगी। जो विमेन इन सारी स्किल्स का यूज करके साल में 1 लाख तक कमाएंगी, उन्हें लखपति दीदी कहा जाएगा। अभी तक बीजेपी ऐसी 1 करोड़ लखपति दीदी बना चुका है। अगले 5 सालों में बीजेपी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया है। बीजेपी की लखपति दीदी स्कीम के ऑपोजिट कांग्रेस की महालक्ष्मी स्कीम है। महालक्ष्मी स्कीम में कांग्रेस हर गरीब फैमिली की ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर को साल का 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी। इसमें और कैश फॉर वोट में क्या डिफरेंस है और क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग देश में 21 करोड़ गरीब लोग हैं। अगर हम 5 लोगों की एक फैमिली लेके चले तो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ पुअर फैमिलीज हैं। हर फैमिली को 1 लाख देना मतलब सरकार साल में 4 लाख करोड़ स्पेंड करेगी। आज के टाइम पर हमारे देश की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम फूड सब्सिडी स्कीम है। पिछले साल हमने इस स्कीम में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ स्पेंड करे थे। कांग्रेस महालक्ष्मी स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना पैसा कहां से लाएगी? लखपति दीदी और महालक्ष्मी स्कीम में से विमेन एम्पावरमेंट किस स्कीम में होगा? जहां वो स्किल सीकर खुद पैसे कमा रही है या जहां वो पैसे के लिए सरकार पर डिपेंडेंट है? बीजेपी ने वादा किया है कि वो अगले 5 सालों में भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। कई इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने कहा है कि अगर भारत ऐसे ही ग्रो करता रहा तो 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। हमारे ग्रोथ के पीछे एक मेजर रीजन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। इन्फ्लेशन का एग्जांपल लेते हैं। 2014 से 2024 तक हमारा इन्फ्लेशन 2 से 6% की रेंज में रहा है। 2022 और 2020 एक्सेप्शंस हैं। 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे और 2020 में कोविड की वजह से। 2004 से 2013 तक का इन्फ्लेशन रेट देखें तो पहले 5 साल कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ा। उसके बाद इन्फ्लेशन 10.8%, 11.9%, 8.8% पहुंच गया। बीजेपी ने इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखने का वादा किया है। बीजेपी ने भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टनर बनाने का भी वादा किया है। इसको मैंने बीजेपी और कांग्रेस के अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के प्लान में एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस का इकोनॉमी के लिए क्या प्लान है। टैक्स लॉज को कंपाइल करके एक डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाएगा। जब टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें सिंप्लीफाई होती हैं, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। साथ ही कांग्रेस ने जीएसटी को हटाकर जीएसटी 2.0 लाने का वादा किया है। अभी जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जो चीजें अमीर लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ियां, उन पर ज्यादा टैक्स लगता है। जो चीजें अमीर और गरीब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे दवाइयां, उन पर कम टैक्स लगता है। कांग्रेस इन अलग अलग टैक्स स्लैब्स को हटाकर एक सिंगल टैक्स स्लैब लाएगी। उनके अकॉर्डिंग इससे गरीबों का फायदा होगा। अगर गाड़ियों पर 10% का टैक्स लगे और दवाइयों पर भी 10% का टैक्स लगे, तो इससे गरीबों का फायदा होगा या अमीरों का?
हमारे देश की आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इसलिए एमएसपी और एपीएमसी जैसे इश्यूज पर बात करना इम्पोर्टेंट है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से शुरू करते हैं। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम थी, हमारे पास पूरे देश को खिलाने के लिए अनाज नहीं था। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मार्केट में आए। इन सीड्स से फसल ज्यादा होती, पर ये सीड्स महंगे थे। इन सीड्स पर फर्टिलाइजर भी यूज करना पड़ता, बहुत सारा ग्राउंड वाटर निकालना पड़ता। किसान इतना इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे थे क्योंकि उन्हें श्योरिटी नहीं थी कि लोग उनका अनाज खरीदेंगे या फिर सरकार का सब्सिडाइज अनाज। इसलिए सरकार 1966 में एमएसपी स्कीम लाई, जिसने फार्मर्स को गारंटी दी अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार उनका अनाज खरीदेगी। इस तरह देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हम ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। एक बार हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो एमएसपी स्कीम की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी आज एमएसपी स्कीम चल रहा है क्योंकि एमएसपी जैसी स्कीम्स को खत्म करना ज्यादा मुश्किल है और उन्हें चलाना आसान। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो एमएसपी को लीगल गारंटी बना देगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी ये स्कीम सिर्फ कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तेलंगाना में चल रही है। एमएसपी लीगल गारंटी बन गया तो पूरे देश के फार्मर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, पर सरकार मेजरली राइस और व्हीट खरीदती है। एमएसपी लीगल गारंटी बन गया तो सरकार को सारे 22 क्रॉप्स खरीदने पड़ेंगे। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर एमएसपी को लीगल गारंटी बना दिया तो देश बैंकरप्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ बजट का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। 2021 में एफसीआई की स्टोरेज कैपेसिटी 818 लाख टन थी और उनके पास 883 लाख टन का स्टॉक था। अगर कांग्रेस ये सब किसी तरह मैनेज कर भी रही हो तो उन्हें अल्टीमेटली ये सब मार्केट में सेल करना पड़ेगा। जब ये सब मार्केट में सेल होगा तो प्राइस क्रैश कर जाएंगे। इस वजह से जब सरकार नेक्स्ट टाइम एमएसपी अनाउंस करेगी तो वो कम प्राइस अनाउंस करेगी। बेसिकली एमएसपी लीगलाइज करने से किसी का फायदा नहीं होगा, ये बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बीजेपी ने एमएसपी को लीगलाइज करने का वादा नहीं किया है। नेक्स्ट है एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। एपीएमसी क्या है और इसका क्या रेलेवेंस है? पहले फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का सही प्राइस नहीं मिलता था। इसके कई रीजंस थे, जैसे मनी लेंडर्स का प्रेशर, क्रॉप खराब होने से पहले सेल करने का प्रेशर। फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस का सही प्राइस मिले, इसलिए एपीएमसी एक्ट लाया गया। अब फार्मर्स सिर्फ एपीएमसी मंडी में अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। अगर वो किसी और को अपना प्रोड्यूस सेल करेंगे तो उन पर फाइन लगेगा। एपीएमसी बनाया तो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए था, पर अल्टीमेटली एपीएमसी ही एक्सप्लॉयटर बन गए क्योंकि एपीएमसी की मार्केट में मोनोपोली बन गई। अब अगर वो फसल का कम प्राइस भी थे तो फार्मर्स के पास उनको बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए बीजेपी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 लाई। इसमें फार्मर्स किसी को भी अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं, एपीएमसी को भी और प्राइवेट प्लेयर्स को भी। पर अनफॉर्चुनेटली मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिक्स और फॉरेन फंडिंग की वजह से फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इस लॉ को हटाना पड़ा। पर कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट किया ताकि फार्मर्स को प्राइवेट प्लेयर्स को सेल करने का ऑप्शन मिले। इसका एक एग्जाम्पल कर्नाटका गवर्नमेंट है। कांग्रेस मैनिफेस्टो वादा करता है कि वो फार्मर्स को एपीएमसी का भी ऑप्शन देंगे और प्राइवेट प्लेयर्स का भी, पर वही कांग्रेस पार्टी कर्नाटका इलेक्शंस जीतने के बाद किसानों के पास से प्राइवेट प्लेयर्स का ऑप्शन खत्म करने की बात कर रही है। 2024 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने एपीएमसी का मेंशन नहीं किया है। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से आपका और देश का फायदा होगा या नुकसान? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश का फायदा होगा या नुकसान? क्या आप चाहते हो कि हमारी इकोनॉमी इसी तरीके से ग्रो करती रहे या टैक्स लॉस में मेजर चेंजेस लाए जाएं? क्या फार्मर्स को एमएसपी और एपीएमसी के नाम पर घुमाते रहे या फिर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और जॉब्स क्रिएट करें? आपका वोट डिसाइड करेगा कि अगले 5 सालों में हम इस साइड जाएंगे या उस साइड। जय भारत।